डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम आपके 1 से लेकर 30 क्वेश्चन जो आपके 2020 का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। हिंदी मीडियम में पूरा सोल्यूशन है और इंग्लिश मीडियम में मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा, पूरा समझा दूँगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन था आपका 105 का स्क्वायर करना था आपको। तो इसका जानते हैं आप, फॉर्मूला क्या होता है? नंबर प्लस डेविएशन और नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। डेविएशन क्या होता है आपका? एक तो आधार हो गया आपका और दूसरा हो गया विचलन यानी कि डेविएशन। तो आपका जो नंबर होता है उस नंबर में से हम क्या करते हैं, आधार को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास डेविएशन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या करा, पहले लिया नंबर, उसके बाद में प्लस में कर दिया डेविएशन और ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 110, उसके बाद में 25 और 25 को 25 इधर ही रहने देंगे, 2 को कैरी नहीं करेंगे क्योंकि आधार में डबल जीरो हैं, तो डबल जीरो जितने जीरो होते हैं उधर हम उतनी ही संख्या छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर आ जाना था 11025। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको जो सॉल्यूशन था ये आप दो तरीके से कर सकते थे, एक तो ABCD की वैल्यू रख करके और एक डायरेक्ट। इसमें देखा कि आपने x+2 और x+2 दोनों कॉमन है, तो हमने x+2 को बाहर ले लिया और सीधा x की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई -2। ये बहुत इजी मेथड था। मैंने जो सॉल्यूशन किए हैं वो सारे के सारे इजी मेथड के थ्रू हैं, तो आप चिंता मत करिए, जितना इजी मेथड था उतने इजी मेथड से किया है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल। आपको पता है SCF और LCM का अच्छा क्वेश्चन आया, आपका मैथमेटिक्स का पेपर बहुत ही अच्छा है। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, SCF इंटू LCM, ये रहा फॉर्मूला। तो हमारे पास दो संख्याओं का गुणाफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन नंबर दे रखा है 12960, तो इसको हम यहाँ पे इसके इक्वेट पुट कर देंगे और यहाँ से फिर पक्षांतरण कर देंगे यानी कि साइड चेंज कर देंगे और LCM की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो LCM की वैल्यू आ जाती है 720। चौथे क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में आपको पता था कि cos 30 का मान √3/2 होता है, तो बस इसको पुट करना था। इसको पुट करते ही आपके पास, जब इसको सॉल्व करते तो लास्ट में वैल्यू 0 आ जाती। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें आपका 56 और 54 और 54 और 56 दे रखे थे, तो आपको 90 - थीटा वाला फॉर्मूला इसमें लगाना था और बस इसको सॉल्व कर देना था। तो 90 वाला थीटा तो आपने फॉर्मूला लगा दिया होगा और इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आने वाली थी, 0 आने वाली थी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 में आपको बताना था कि ये कौन सा होता है, तो इसका आंसर था परिकेंद्र या फिर सरकम सेंटर। इंग्लिश में बोले तो सरकम सेंटर और हिंदी में बोले तो परिकेंद्र, बस इतना ही आंसर इसका होने वाला था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो रेडियस है वो एक सर्किल की दे रखी थी 5 और आपको बतानी थी AB की डिस्टेंस। यहाँ पे मैंने डायग्राम जो बना रखा है आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपको AB की डिस्टेंस बतानी है। और आप देख रहे हैं कि आपका जो AB है ये टेंजेंट है सर्कल पे, और सर्कल टेंजेंट पे रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय पुट कर देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय आपका ये लग गया। और इसको सॉल्व करने के बाद इनकी जगह जो जो वैल्यूज़ हैं उनको भी डाल देंगे, और वैल्यू डालने के बाद जब इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 12 सेंटीमीटर। तो हमने आंसर लिख दिया 12 सेंटीमीटर, यूनिट लिखना ना भूलें। 8th क्वेश्चन की बात करें तो 8th क्वेश्चन में आपके नंबर ऑफ अनुकूल परिणाम यानी कि फेवरेबल आउटकम्स थे आपके 3 और टोटल आउटकम्स थे आपके 6। तो इसका आपका जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, 4 आने का छोटा अंक की प्रायिकता क्या है, तो अनुकूल परिणाम यानी कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, बस इतना करना था 3/6 और इसको काट करके 1/2 आपको प्रायिकता निकाल देनी थी, इसकी प्रोबेबिलिटी आनी थी। उसके बाद पूछा गया था PUC का फुल फॉर्म क्या है, ये हर बार पूछा जाता है, हाफ ईयरली में आपके कई बार पूछा गया। तो प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, आपको 11th क्लास पे भी इस चैनल से बहुत हेल्प मिलेगी। हाफ ईयरली और ईयरली सारे एग्ज़ाम पेपर इस पे आपके अवेलेबल है इस चैनल पे। और आपके जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके अपने 6 सब्जेक्ट आपके हुए, सभी के सॉल्यूशंस इसी तरह 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक हमने बना दिए हैं। और अभी इस वीडियो के बाद में आपका सामाजिक विज्ञान का भी 30 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हम बना के डाल देंगे। अब ये है आपका तीसरा क्वेश्चन है,
इसमें आपको बताना था कि जो आपका सिग्नल है 13वां वो कैसे कितने देर में आएगा। तो इसमें सिंपल था, आपको ए दे रखा था, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म जो है 3 है, कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेना था। उसके बाद एन आपको नंबर ऑफ सिग्नल 13 था। बस आपके पास फॉर्मूला था ए एन वाला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज़ आपके पास थी, इनको पुट करना था और पुट करके सॉल्व करना था। तो ए एन की वैल्यू 39 आ जाती, यानी कि 13वां सिग्नल जो है 39 मिनट के बाद में वो पार करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना था, भाग ब की बात कर रहे हैं, भाग ब का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो पार्ट है उसमें। तो अभी आपका क्या करना था, इसमें आपको आधार लेना था, क्योंकि 123 100 के आसपास है, तो आधार हमारा 100 हो गया, 100 आधार हो गया। और विचलन हमने निकाल लिया 2 3 से। और सूत्र परावर्तित लगाना था, तो जो भी हमारा पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव कर देते हैं, और नेगेटिव आता तो पॉजिटिव कर देते हैं। तो हमारा जो 23 आया इसको हमने लिख दिया -2 और -3, फिर इसको हमने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो एक बार जाएगा पहले, और फिर उसके बाद में 2 बार जाएगा और 46 आ जाएगा, उसके बाद फिर एक में जाएगा तो 23 आ जाएगा। तो एक बार 23, फिर 46 और फिर 23, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे तरफ आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने भागफल और शेषफल क्या क्या आ गया। ठीक है दोस्तों, अब 12वां क्वेश्चन है, 7/80 को आपको दशमलव प्रसाद करना था, यानी नो टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपको सॉल्व करना था इसको। तो बस केवल क्या करना था, आपको 80 का एलसीएम ले लेना था। एलसीएम निकालने के बाद में इसके 2 के फैक्टर हो जाते, 2 की पावर हो जाती 4 और इंटू 5 बच जाता। आप देखेंगे एलसीएम निकाल के तो उतना ही आना था, बस इनको सॉल्व करना था। अब क्या है, नीचे जानते हैं हम वही सोल्यूशन लगाते हैं जो अपना कांस्टेंट होता है उसके साथ में अपन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अंश और हर को, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 5 इंटू 10 टू द पावर 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू है, लास्ट में ये वैल्यू आनी थी आपकी 0.875। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 क्वेश्चन की बात करें तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस दे रखी थी आपको, और एंगल जो कोण था आपका वो 90 डिग्री दे रखा था। चाप की लंबाई आपको बतानी थी, यानी कि जो आपका माइनर वो था आपका आर्क, माइनर आर्क की जो त्रिज्या खंड है माइनर आर्क की, उसकी लेंथ बतानी थी। तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, 2πr थीटा, ये रहा फार्मूला, और अपॉन 360। आपको सब कुछ दे रखा है, आर दे रखा था आपको, पाई की वैल्यू आपको पता ही होती है, और थीटा की वैल्यू आपको दे रखी थी, बस इसको पुट करना था और वैल्यू आ जाती है आपकी 22 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपका सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। 14वें क्वेश्चन की बात करें तो शंकु के आधार का व्यास आपका, यानी कि जो आपका शंकु है, यानी कि आपका जो कोण है उसका व्यास, यानी कि जो पेरीमीटर है, सरकमफेरेंस है, वो 14 सेंटीमीटर दे रखा था। और तो सरकमफेरेंस का आपका जो व्यास नहीं, डायामीटर जो 14 दे रखा था, उसकी त्रिज्या हो जाएगी आपकी 7, आधा हो जाता है डायमीटर का। और त्रिज्या की ऊंचाई की स्लांट हाइट जो है वो 25 मीटर थी। और तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर और आर प्लस एल ब्रैकेट में। ठीक है, बस पाई और आर और एल की सबकी वैल्यूज़ इसमें डाल देनी थी, और आपके पास जो है टोटल सरफेस एरिया उस कोण का आने वाला था। तो ये आपका आ गया 704 मीटर स्क्वायर लिखना था, क्योंकि ये आपका कैसा है, तो एरिया है, और हमेशा एरिया स्क्वायर में आता है। केवल वॉल्यूम है जो क्यूब में आएगा, बाकी सब स्क्वायर में आते हैं, एरिया वगैरह जब भी 2 यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो वो स्क्वायर में आता है। तो अब आ जाते हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वें क्वेश्चन पे सबसे खंभे की ऊंचाई, हाँ, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से भी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपको ये वाला कौन सा बेसिक फार्मूला लगाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। खंभे की ऊंचाई आपको, यानी कि पोल हाइट दे रखी है 8 मीटर, और दृष्टि रेखा की लंबाई जो आपकी साइट है विज़न साइट, वो दे रखी है आपकी 10 मीटर। ठीक है, तो आपको इस वाले डायग्राम से बस सिंपल सा है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी थी, और आपको निकाल देना था AC स्क्वायर। AC क्या होता है आपका, AC आपका ये वाला हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसमें आपको निकाल देना था। आपको क्या करना था, परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो आपका हाइपोटेनस निकल जाता। यही था आंसर। तो बस हमें करना क्या था, यहाँ पे रखना, सारी वैल्यूज़ को यहाँ रखना था और रख करके इनको सॉल्व कर देना था। ठीक है, तो आंसर जो आपका ये केवल AC हमारे निकालने से केवल आ जाता
6 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद में वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना था, तो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें उस वैल्यू को 6 को हम आर की जगह डाल देंगे और ये सॉल्व करेंगे तो 113.04 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका भाग स में 16वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको एक समीकरण दे रखी थी, ये रही जो समीकरण, इसको पहले आपको फैक्टराइज करना था, तो इसको कर लेना था आपको। तो इसकी वैल्यू आ जाती है x की 1 तो 5 और x की 1 -3, यदि x की बात करें तो। और सत्यता की यानी कि शून्यांकों की बात करनी है तो शून्यांकों का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। पहले x की वैल्यूज़ दो निकाल लेंगे और शून्यांकों की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -a/b। ठीक है, -a क्या है, एक्स स्क्वायर की पावर, और a क्या है, एक्स स्क्वायर की पावर, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या है वो, और b क्या है आपके x के साथ संख्या है वो, और c क्या है आपके 15। ठीक है, यानी कि जिसमें x नहीं होता। अब इनको क्या करना था, इस फॉर्मूले में शून्यांकों का जो योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस आपने x की 2 वैल्यू निकाली थी तो दोनों को यहाँ पे हमने जोड़ दिया और यहाँ पे a और b की वैल्यू रख दी, और इसको हमने देखा इक्वेट करके तो हमारे शून्यांकों का जो योग है वो सही आया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा देख लेते हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि दूसरा पोर्शन अगर आप चाहें तो निकाल लें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ये भी फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। c 15 था, क्योंकि मैंने बताया x जिसके साथ नहीं होता वो c होता है, तो 15, और a आपके पास है ही x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो आप निकाल लें अल्फ़ा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके -15 इक्वल्स टू -15। तो ये हमें जाँच करनी थी, हमने जाँच कर ली। अब 17वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का दूसरा पद 24, यानी सेकंड टर्म दे रखा है AP का वो है 24 और थर्ड टर्म दे रखा है वो है 28। तो D निकाल लेंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, D निकल जाएगा 4। ठीक है, A1 हमारे को पता होता है क्या होता है, ये आपका A2 - D, तो आपका जो 24 - 4 कर देंगे तो आपके पास A1 आ जाएगा। तो A की वैल्यू आ गई 20। अब S61 वैल्यू निकालनी थी आपको, 61वां पद निकालना था, 61th टर्म निकालनी थी। तो फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू D, ये वाला फॉर्मूला था आपका। इसमें सारी वैल्यूज़ को डाल करके केवल इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना था, कैलकुलेशन करनी थी, बस कुछ नहीं था। तो उसके बाद में आपका जो आंसर आता वो आ जाता 8540। ठीक है, यहाँ तक ठीक है दोस्तों, सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है आपके पेड़ की एक ऊंचाई, एक पेड़ दे रखा था तो ये बताना था कि वो पेड़ कहाँ से टूट के गिरेगा। तो सिंपल था कि पेड़ की टोटल हाइट जो है, ये रही पेड़ आपके AC, इसकी है 12 मीटर हाइट दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर ये 12 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। अब कोण जो एंगल जो दे रखा है ये वाला, वो 30 डिग्री दे रखा है, सब कुछ दे रखा था आपको। तो मान लिया हमने BC जो हमें हाइट निकालनी है ये वाली, ये मान लिया x है, तो अपने आप BD क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो BD हो जाएगा ये हो जाएगा ये वाला, ये आपका हो जाएगा 12 - x। ठीक है, क्योंकि x हमने इसको मान लिया है। अब चलिए आगे, ट्रायंगल ABC में sin θ इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब क्या हो गया परपेंडिकुलर और कर्ण क्या हो गया आपका हाइपोटेनस। ठीक है, तो P/h होता है sin θ। sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी x/12 - x। हमने अभी BD निकाल लिया, BD क्या निकाला हमने 12 - x, और x किसको माना था हमने माना था लंब को, जो ये वाला हिस्सा है उसको x माना था। क्लियर है। अब इस sin 30 होता है 1/2, और इधर हमने फॉर्मूले में सारी की वैल्यू रखी। अब आगे देखते हैं इसको, यहाँ पे इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते करते गए और x की वैल्यू निकाल दी 4, यानी कि जो पेड़ ज़मीन से ऊपर टूटा होगा वो लगभग 4 मीटर ऊंचा से टूटा होगा। ठीक है, अब 19वां क्वेश्चन दिया गया है, ट्रायंगल ABC तथा DBC एक ही आधार पर BC पे बने हुए हैं। ठीक है, वो ट्रायंगल आपको देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, BC पे ये ट्रायंगल बने हुए हैं। चलिए अब सिद्ध करना है कि आपका ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल AO के बराबर होता है। अब रचना करना है आपको, कंस्ट्रक्शन करने थे, कंस्ट्रक्शन आपको लिखनी थी, AN परपेंडिकुलर BC तथा DM परपेंडिकुलर BC आपको खींचना था, ड्रॉ करना था। ठीक है, और DMO और ANO ट्रायंगल से क्या करना था आपको देखना था L और M दोनों आपके बराबर है। क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, समकोण हैं। और आपके दूसरा कोण MOD इज इक्वल्स टू AONO है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, O जो है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यहाँ पर ये आपका वो है
तो इधर भी आपका ओ होगा। ठीक है। अब तो अगर हम दो चीज़ें प्रॉपर्टीज़ सेम कर देते हैं, आपको पता ही है ए एंगल से, तो ये क्या हो जाएगा, DMO सिमिलर हो जाएगा आपके ANO के एंगल प्रॉपर्टी से। तो अब DM बराबर DM अपॉन AN इसको लिख सकते हैं DO अपॉन AO, या फिर हम DN अपॉन AM लिख सकते हैं, AO बराबर DO, किसी को भी हम लिख सकते हैं। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इजिकल्स टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 BC इंटू AN अपॉन 1/2 BC इंटू DM, BC से BC कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो आधार आपका जो क्षेत्रफल आ जाएगा यानी जो एरिया आने वाला था वो आ जाएगा AN अपॉन DM। अब समीकरण 1 में और समीकरण 1 को देखिए आप, ये समीकरण 1 में ये देखिए और यहाँ पर देखिए, इसको हम इक्वल कर सकते हैं AO और DO के, तो बस हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया वैल्यू को, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है। चलिए अब 19वें की बात करते हैं। दिया गया आपका AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू AD, ये सारा दे रखा था आपको, केवल सिद्ध करना था यानी कि प्रूव करना था आपको। तो आपको देखना क्या था, इसमें एक ड्रॉ कर देनी थी BD लाइन सिद्ध करने के लिए, B को D से मिलाया है। ठीक है। जॉइन B टू D, बस ये करना था आपको। उसके बाद आपको उत्पत्ति लिखनी थी, प्रूफ लिखना था। अब चाप BC केंद्र पर यानी कि BC को आर्क को है ना, वो आपको केंद्र से एंगल जो आपका है BAC और वृत्त के शीर्ष भाग पर BDC बनाता है, ये तो आपको देख करके लिखना था। अब आपको केवल ये लिखना था, 2 लाइनों का उत्तर था इसमें, एंगल BAC इक्वल्स टू 2BDC, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है। और इसी प्रकार एंगल हो जाता CAD इक्वल्स टू 2 एंगल CBD, तो 2 इक्वेशन बन जाती। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है। इन दोनों को जोड़ते, जब ये आपस में जुड़ जाते तो इनको सॉल्व करने के बाद ये वाला वैल्यू आ जाता, इसीलिए हेंस प्रूव्ड हो जाता। ठीक है। यहाँ तक सही है। चलिए 21वें क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक त्रिभुज दिया गया है, आपको डायग्राम बनाना था। इसमें दिया क्या गया था, आपको केवल एक थ्योरम को प्रूव करना था और उसमें डायग्राम बनाना आपको ज़रूरी था। तो कुछ इस तरह का अगर आपका डायग्राम आपने बनाया होगा तो आपने ये सॉल्यूशंस भी कर दिया होगा। इसमें कुछ नहीं था, आपको ये AB लाइन को आगे तक बढ़ानी थी और AC लाइन को भी आगे तक बढ़ानी थी। बस उसके बाद में आपको जो प्रमेय है यानी कि जो आपकी थ्योरम है उसके हिसाब से चलना था, बस और कुछ नहीं था इसमें। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। अब आपको लास्ट में इसका सॉल्यूशन यही लेना था। तो AQ इक्वल्स टू 1/2 AB प्लस BC प्लस CA आ जाता आराम से, क्योंकि आपके जो सारी की सारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ और सर्कल की प्रॉपर्टीज़ पे आपके जो थ्योरम है उससे बेस्ड थी, जिसमें टेंजेंट्स अगर आपके होते हैं वो किस हिसाब से काम करते हैं। बस बहुत सिंपल था। अब आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन पे। तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना था, तो कंस्ट्रक्शन हमने कर दिए। अब इसमें क्या था, B पे एक 60 डिग्री का एंगल बनाना था और जो B से लेके A तक की दूरी थी वो 5 सेंटीमीटर लेनी थी और BC जो थी आपकी वो 6 सेंटीमीटर थी। बस ये ट्रायंगल बना करके एक सर्कल ड्रॉ कर देना था उसके सेंटर से। जब आप AC को हाफ़ करना था आपको, और आपको एक कर देना था BC को हाफ़। जब दोनों को हाफ़ करते तो आपको सेंटर पॉइंट O मिल जाता और उसे आपको ड्रॉ कर देना था। इसकी रचना यहाँ पे लिख रखी है, इंग्लिश में भी इसका कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। सर्वप्रथम रेखाखंड यानी कि ड्रॉ BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और नाउ मेक ए एंगल ऑफ 60 डिग्री एट B के ऊपर 5 सेंटीमीटर का चाप करो और A पर कहा जाता है। नाउ कट द लाइन B X इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, देन वी विल गेट पॉइंट A। इस तरह से आपको ये लिखना था। कंस्ट्रक्शन आसान होता है, एक बार डायग्राम बन जाता है तो जो जो आपने बनाया बस उसी को लिखना होता है। उसके बाद आ जाइए 23 पे। वृत्त की त्रिज्या आपको यानी कि रेडियस दे रखा था R, केंद्र पर आंतरिक कोण आपको 90 डिग्री था, लघु यानी माइनर मेजर, ठीक है, नहीं लघु आपको माइनर वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट का आपको निकालना था क्षेत्रफल एरिया। तो उसका फॉर्मूला था πr² θ/360 माइनस 1/2 πr² sin थीटा। इसकी जगह पे सारी की सारी आपको केवल वैल्यूज़ रखनी थी और वैल्यूज़ रखने के बाद 126 सेंटीमीटर इसकी आपको वैल्यू आ जानी थी।
अब आगे बढ़ लेते हैं। गोले की त्रिज्या है R1 9 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या आपको दे रखी थी। गोले का मतलब जो आपका सर्कल होता है या फिर बॉल बोल लें, उसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या है, बेलन यानी कि आपका क्या बोल सकते हैं, सिलेंडर, ठीक है, उसकी त्रिज्या है आपकी 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई हाइट है आपकी 6 सेंटीमीटर। अब गोले का आयतन क्या होता है, आयतन मतलब वॉल्यूम, तो n इंटू बेलन का आयतन और बेलन की संख्या हमें निकालनी होती है। तो देखिए दोनों आयतन बराबर होंगे, क्योंकि कितने बेलन बनाने हैं हमें, ये प्रश्न के अनुसार गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन होगा, लेकिन कितने के बराबर होगा, जितने बेलन बन जाएंगे, इसलिए n इंटू मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो सीधा होता है आयतन बराबर आयतन, बस n इसलिए मल्टीप्लाई किया कि कितने बेलन बनेंगे। तो बेलन की संख्या क्या हो जाएगी, गोले बटे गोले का वॉल्यूम अपॉन बेलन का यानी सिलेंडर का वॉल्यूम। अब गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, उसमें हम सारी वैल्यूज़ रखेंगे और जब हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ़ बेलन निकल जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ सिलेंडर 18 बनेंगे, ठीक है। 18 सिलेंडर आपके बन जाएंगे। 24वां क्वेश्चन, इसमें आपको वाइट गेंद दे रखी थी जो 5 थी, रेड बॉल 2 और काली गेंदें 3। तो देखेंगे आप टोटल गेंदें हो गई 10। बस प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, सभी की तीनों की हम प्रायिकता निकाल सकते हैं। हमें पता है नंबर ऑफ़ टोटल जो सफ़ेद गेंदें आने वाली थी वो कितनी थी, 5, कितने में से आने वाली थी, 10 में से, तो 5/10, 5/10। लाल गेंदें आने वाली थी 2, कितने में से आने वाली थी, 10 में से ही, और काली गेंद भी आने वाली थी 3, और कितने में से आने वाली थी, 10 में से ही। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम। बस इतना कर देते हैं, काट पीट के जो आंसर आ जाएगा वही हमारी आंसर होती है। तो आपका पहले जो सफ़ेद वाइट बॉल आ जाती है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आ जाती है 1/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक आ जाती है 3/10। अब भागदौड़ पे 26वें क्वेश्चन में तो हमारे पास 3 इक्वेशन दे रखी थी, ठीक है। इसमें 3 इक्वेशन में हमें m की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमें क्या करना था, x की वैल्यू निकालनी थी। पहले समीकरण में x की वैल्यू को सारे को एक तरफ कर देते और x की वैल्यू निकल जाती, ठीक है। फिर हमें y का मान 0 रखने पर और y का मान 4 रखने पे, -4 रखने पे, यानी कि आपको जैसा सूट करता है वैसा रख करके ये टेबल बनानी थी। ऐसे ही समीकरण 2 से x की वैल्यू निकालनी थी और y के कुछ मान रख करके ये समीकरण बनानी थी। इन दोनों समीकरणों को मिला करके ये वाला कर्व बनना था, ऐसा आपका कर्व बनना था। जहाँ पे इंटरसेक्ट करती उसकी वैल्यू आ जाती x की 5 और y की 0, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करते तो आपको बिल्कुल ऐसा ग्राफ बनता, वहाँ पे x की वैल्यू 5 आती है और y की 0 आती है। अगर आपका वैल्यू ये आया हुआ है तो आपका बिल्कुल सही है। कमेंट करना ना भूलें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस पूरे सॉल्यूशन को देखने के बाद में। और इन दोनों की x और y की वैल्यू तीसरे समीकरण में रख देते तो m की वैल्यू निकल जाती, तो m की वैल्यू आ गई 20, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। 27वें क्वेश्चन में आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, इसमें LHS लेना था और ये आपका परिमेयकरण वाला काम है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब अंडर रूट में होता है तो इसको हम उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो बस तो उतना ही करना था, और इसको करने के बाद में फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, a+b और a-b का फॉर्मूला होता है a² - b²। ये वाली इक्वेशन बनने वाली थी, बस उसको डाल करके यहाँ तक सॉल्व करना था। इसके बाद में ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, जिसने प्रैक्टिस करी होगी उसने कर दिया होगा। RHS को लेना था और RHS को इसके बराबर ही प्रूफ कर देना था, तो RHS और जो LHS है आपका हैंस प्रूव्ड हो जाता, ठीक है। तो यहाँ तक आपका सोल्यूशन सही है। अब इसका दूसरा पार्ट जो था ये वाला, अब इस पर देखिए, इसमें पूरी वैल्यू दे रखी थी तो इसको सॉल्व करना था। इसमें ये तो सबसे इजी था, इसमें कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देना था। ये जो दी रखी थी इसको खोल देना था। LHS को लेकर के देखिए a+b का फॉर्मूला लगा के हमने खोला तो ये आ गया, पूरे को सॉल्व कर दिया हमने, पूरे को छोड़ा ही नहीं है, लेफ़्ट राइट सबको एकदम पूरी तरह से देखो हमने सॉल्व कर दिया। और लास्ट में हमारे पास जो सॉल्व करने के बाद में राइट के बराबर ऑप्शन आ गया, तो यही हमारे पास सॉल्यूशन देना था इसका। ये आ गया LHS = RHS, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन था 28वें का, माना, अच्छा इसमें मान लिया हमने C के जो है वो x, 0 आपके वो आपके बिंदु है C, ठीक है। और AB और BC के जो हमें बता रखी है कि वो दोनों की दोनों C पॉइंट से क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। ये हमारे को प्रश्न में दिया हुआ था। बस हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करना था। डिस्टेंस का फॉर्मूला, किसी भी लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला जिसको भी आता है उसने कर दिया होगा। तो बस इसको रखना था आपको।
इसको रखने के बाद में क्या करना था आपको, जो जो वैल्यूज़ आपको दे रखी थी एक्स की और जो जो दे रखी थी वाई की, इन दोनों इक्वेशंस को आपको डाल देनी थी। ठीक है, अब डालने के बाद में जब आपने वर्क किया आपने इसका दोनों लाइन की डाल दी हमने, ए सी को भी ले लिया और बी सी को भी ले लिया, दोनों लाइनों की इक्वेशन डाल दी। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इसलिए स्क्वायर किया, बाकी कोई मतलब नहीं था। स्क्वायर करके अंडर रूट हटाने के बाद में हमने देखा कि एक्स की वैल्यू आ गई जो वो -6 आ गई। ठीक है, तो ये -6 आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं जो सी का पॉइंट था, एक्स की जगह क्या लिख देंगे वहाँ पे, सी की जगह -6, और 0 तो था ही पहले से कोऑर्डिनेट, तो आंसर आ गया -6, 0 सी के पॉइंट आ गए। अब सेकंड में आ जाइए। सेकंड में आपको सेम वही वैसे ही आपको पॉइंट्स दे रखे थे, ए के, बी के और सी के। ठीक है, अब आपको अनुपात M2 आपको निकालना था कि कौन सा अनुपात में काटती है। तो इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट होता है, एक्स की निकालेंगे तो M1 x2 प्लस M2 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और वाई की निकालते हो तो M1 y2 प्लस M2 y2 y1 अपॉन M1 प्लस। आपको फॉर्मूला तो याद था, बस एक्स की निकालनी थी तो पहले ये निकालना था आपको। फिर इसके बाद में एक्स की वैल्यू आपको दे रखी थी, तो एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। अब उसके बाद में आ जाइए, एक्स की वैल्यू यहाँ से आपने पुट कर दी, ये रहा, और यहाँ पर M1 x1 M2 और M1 इंटू x2 की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, ये रही, नीचे देखिए आप B पॉइंट पे, और x1 की वैल्यू आपको 11 दे रखी है A पॉइंट पे। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको बस पुट करनी थी और इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, और कुछ नहीं था। तो आपका रेशो जो निकल जाता वो 2:3 पूरा का पूरा आ जाता। ये आपका आंसर होने वाला था इसका। ठीक है, अब आ जाइए 29 क्वेश्चन पे। दिया गया है ए बी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण जो है वो शेष भाग को आंतरिक कोण ए बी सी है, ये आपको देखना था। तो सिद्ध करना था कि ए ओ बी इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। बस, तो आपको कुछ नहीं करना था, ये एक समद्विबाहु जो त्रिभुज है इसको देखना था, और क्योंकि ओ ए और ओ सी एक ही वृत्त के त्रिज्या हैं, और त्रिज्या जब एक ही वृत्त के हैं तो वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपका दूसरा हो गया ट्रायंगल ए ओ सी का जो बहिष्ठ कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है, ए ओ पी है। ठीक है, इस डायग्राम को देख करके आप आराम से समझ सकते हैं। तो आप इससे इक्वेशन बना सकते थे, एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ए ओ ए सी। अब समीकरण 1 से यानी कि इक्वेशन नंबर 1 आपने जो ये दे रखा था, इससे हमें क्या करना था, यहाँ पर ए सी ओ की वैल्यू हमने डाल दी। ए सी ओ की वैल्यू डालने के बाद ए सी ओ डबल हमारे पास हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2ACO। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 हम बनाएंगे सेम टू सेम इसी तरह से सिमिलरली डाल करके, और उसके बाद में 2 और 3 जो हमने इक्वेशन बनाई है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में जो हम देखेंगे लास्ट में जो पूछा गया था उसके बराबर हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो आपका क्लास इंटरवल और बारंबारता वाला क्वेश्चन था, इसके ऊपर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्या है, आपको x निकाल लेना था। x तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, इनके बीच का जो गैप होता है वो x होता है आपका, तो इनके बीच का गैप होता है वो x हमने लिख दिया। ठीक है, और इनका जो आपस में मल्टीप्लाई है वो fx होता है, f इंटू एक्स, एफ को मल्टीप्लाई करके ये टेबल हमने इस तरह से बना दी। इसमें सिग्मा f निकाल दिया 40 और सिग्मा fx आ गया 930। ठीक है, अब समांतर माध्य आपका x बार क्या आ जाएगा, मीन और मोड निकालना था, तो ये होता है fx अपॉन f, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 23.25, और 23.25 है, देखिए 23 पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो वो 25 पे आएगा। तो 25 के ऊपर वाला हो गया आपका f0, सॉरी इसके सामने आ जाइए बारंबारता में 25 आएगा ना, तो एक तो हो गया 13 आपका f1, f0 हो गया 10 और f2 हो गया आपका 7। सही है, और आपकी जो क्लास की लेंथ हो गई वो आ जाएगी 20, क्योंकि इसके 13 के सामने हैं। ये तो आपने सॉल्व करना सीखा ही है। बस इन सभी चीज़ों को लेकर के हमें क्या डालना है, आपको डालना है इसको सीधे सीधे फॉर्मूले में। चलिए फॉर्मूले में डाल लेते हैं। तो देखिए f बहुलक जब निकालेंगे, मोड निकाल रहे हैं, तो f0 हो गया 10, अभी बताया था आपको, f1 13, f2 7। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बारंबारता 7 है ही, वो हमने निकाल ही लिया था, क्योंकि 13 क्यों आ रही है, क्योंकि वो
3.5 वाले लाइन में आ रही है। अच्छा, जिसके संगत का वर्ग का मान, वो ये सब ज़रूरत नहीं, आपको लिखने हैं तो लिखना है, नहीं लिखना है तो ज़रूरत नहीं है कोई। तो आपको बस केवल ये लिखना था F0 की 10 और F1 की वैल्यू आ गई 13 और F2 की वैल्यू आ गई 7 और लेंथ ऑफ साइकिल मैंने बताया था क्लास की, वो आ गई 20, क्योंकि सबकी जो आप देखेंगे जो 13 वाला है उस लाइन में 20 ही है और हाइट जो इंटरवल है वो सब में 10-10 का है। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब कुछ नहीं करना था, लास्ट में L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 प्लस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H वाले फॉर्मूले में सबको पुट कर देना था, सबको बस पुट करके लास्ट में आप देखते कि आपका आंसर आ जाता 23.33। तो ये था बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपका। पूरे जो आपकी मैथ्स की आंसर शीट है हमने इसको सॉल्व कर दी और आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर भी हम सॉल्व कर रहे हैं और अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी मिल जाएगा। सारे पेपर्स हमने सॉल्व कर रखे हैं और 11th क्लास के लिए ऑलरेडी पेपर्स अपलोड कर दिए हैं, वार्षिक और अर्धवार्षिक के। आप चाहें तो देख सकते हैं। कोई भी लिंक आपको नहीं मिलती, कोई वीडियो नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें इस चैनल के साथ सारे सॉल्यूशंस देखने के लिए और साथ ही साथ आप हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपके इस पेपर में कितने नंबर आए हैं, क्योंकि पेपर बहुत इजी था। इसके बाद सामाजिक विज्ञान का भी सॉल्यूशन डाल रहा हूं तो उसको भी आप ज़रूर देख लें। थैंक यू वेरी मच।